कोमल जहाँ अपनी बड़ी भाभी नताशा की लाडली थी, तो वहीं कोमल की छोटी भाभी काव्या कोमल को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी और हर समय अपनी जिठानी को कोमल के खिलाफ भड़काने में लगी रहती। ऐसे ही एक दिन कोमल नताशा से कहती है, भाभी मेरे लिए पास्ता बना दो ना, आज मैं ऑफिस में पास्ता लेकर जाऊंगी। और मेरे ऑफिस के कलीग्स भी ना आपके हाथ की पास्ता की बहुत तारीफ़ करते हैं। क्या अभी पास्ता बनाऊं? अरे पर मैंने तो तुम्हारा लंच भी पैक कर दिया। एक काम करो, तुम आज आलू के पराठे ले जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए पास्ता बना दूंगी। प्लीज़ भाभी प्लीज़ बना दो ना, वैसे भी ना आज मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाऊंगी और मैंने तो कह भी दिया है कि मैं आज आपके हाथ के बने पास्ता लेकर ही आऊँगी ऑफिस। अरे पर खाना बन चुका है, लंच भी तैयार है, अब ऐसे में पास्ता, अगर माँ जी ने पास्ता देखा ना तो बहुत नाराज़ हो जाएंगी। नताशा दुविधा में पड़ जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी प्यारी ननद की डिमांड थी तो दूसरी तरफ अपनी सास की नाराज़गी। पर फिर भी नताशा अपनी सास की फिक्र ना करके अपनी ननद के लिए पास्ता बनाने लगती है। तभी वहाँ काव्या आ जाती है और अपनी जेठानी को पास्ता बनाता देखकर कहती है, दीदी आपने तो सबके लिए नाश्ता बना दिया था और लंच भी पैक कर दिया था, तो फिर ये पास्ता किसके लिए बना रही हैं? अरे काव्या, ये पास्ता मैं कोमल और उसके ऑफिस के दोस्तों के लिए बना रही हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा अब खाने का क्या होगा। पर आज बहुत दिनों बाद कोमल ने मुझसे कहा तो मैं उसे मना भी नहीं कर पाई। और कैसे मना कर दूँ, तुम जानती हो ना मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। दीदी ये सब आपके ही लाड प्यार का नतीजा है जो आज वो आपके सर पर बैठी है। ननद हमेशा ननद ही होती है, वो कभी आपकी बहन नहीं बन सकती। आप उसका कितना ही भला क्यों न चाहो, पर वो हमेशा आपका बुरा ही चाहेगी। काव्या, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कोमल ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और तुमसे भी। दीदी दीदी बहुत भोली हैं आप, ये सब एक दिखावा नाटक है। वरना आप खुद सोचिए ना, अगर वो आपसे इतना ही प्यार करती तो आपसे पास्ता बनाने की ज़िद नहीं करती, जबकि आप जानती है कि माँ जी को खाने की बर्बादी पसंद नहीं है। अगर माँ जी ने थोड़ा सा भी बचा हुआ खाना देख लिया और उन्हें पता चल गया कि घर में पास्ता बना था, तो वो अपनी बेटी को तो कुछ नहीं कहेंगी, उल्टा आकर आपको ही खरी खोटी सुनाएंगी। काव्या अपनी जिठानी के कान भरने लगती है, पर नताशा काव्या की बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती और अपनी ननद के लिए पास्ता बनाकर उसे दे देती है। कुछ देर बाद आशा बाहर आती है और जब वो देखती है कि आज कोमल अपना लंच लेकर नहीं गई, तो वो अपनी बड़ी बहू पर भड़कने लगती है और उसमें काव्या घी डालने का काम करती है। बहू, कोमल का लंच अब तक घर में ही रखा है, आज मेरी बेटी को तूने लंच नहीं दिया। बेचारी मेरी बेटी आज बिना लंच लिए ही ऑफिस चली गई। माँ जी, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा सारी गलती दीदी की ही हो। दीदी ने तो कोमल का लंच तैयार कर दिया था, लेकिन आपकी बेटी ही नहीं लेकर गई और दीदी ने तो बिगाड़ कर रखा है ननद जी को। ननद जी जो भी बोलती है दीदी फ़ौरन बनाकर उनके सामने रख देती है। बड़ी बहू, छोटी बहू क्या सच कह रही है? अगर छोटी बहू सच कह रही है तो सच में तूने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया है। तू उससे दूर ही रहे तो अच्छा होगा। जब से मेरी बेटी तेरी संगति में आई है, घर में चेहरा नहीं दिखाती वो। आशा तो नताशा को भला बुरा कहकर चली जाती है। नताशा को अपनी सास की कही बातें बहुत बुरी लगती है, पर वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोती है। शाम को जब कोमल आती है और वो अपनी भाभी को उदास दिखती है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। वो नताशा से कहती है, भाभी आज आप फिर से उदास हैं? इसका मतलब मेरी वजह से आज फिर माँ ने आपको खरी खोटी सुनाई। हो ना हो इन सब के पीछे ना छोटी भाभी का ही हाथ है। पता नहीं मुझसे इतना क्यों चिढ़ती है, हर समय आपके और माँ के कान भरती रहती हैं। कोमल, ऐसा कुछ भी नहीं है। काव्या अभी नादान है। अगर तुम उसे पसंद करोगी तो वो भी तुम्हें पसंद करेगी। तुम मुझे अपनी दोस्त मानती हो और उसे नहीं, शायद इसीलिए वो तुमसे जलती है। पर गलती तो तुम्हारी और मेरी भी है ना। खाना बनने के बाद भी तुम वो खाना लेकर नहीं गई और मैंने भी तुम्हारे लिए पास्ता बना दिया। नताशा की ये बात सुनकर कोमल चुप हो जाती है। वो भी अपनी भाभी के साथ उदास हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब कोमल को सैलरी मिलती है तो वो घर वालों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आती है, पर अपनी छोटी भाभी के लिए कुछ भी नहीं लेकर आती, जिस पर काव्या कोमल को ताना देती है। कोमल, क्यों मुझे जलाने के लिए तुम अपना नुकसान करती हो?
मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम घर में सबके लिए तोहफे लेकर आई और मेरे लिए लेकर नहीं आई। भाभी आप तो बहुत समझदार हो, पर कभी कभी ज़्यादा समझदारी ना काम नहीं आती, इसीलिए आज आपके लिए कोई तोहफा लेकर नहीं आई। अरे तुम दोनों फिर आपस में लड़ने लगे। काव्या, तुम्हें अपनी पसंद का तोहफा चाहिए ना, तुम कोमल के साथ जाकर ले आओ। क्यों कोमल, सही कहा ना मैंने? तुम भी तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारी छोटी भाभी भी अपनी पसंद की चीज़ ले। रहने दीजिए ना दीदी, क्यों अपनी प्यारी ननद की गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही हैं आप? देख रही है ना माँ जी, किस तरह से जेठानी जी अपने प्यार में ननद जी को बिगाड़ रही हैं। और जेठानी जी मेरी एक बात याद रखना, एक दिन ननद जी आपको दिखाई देंगी कि वो आपकी ननद ही है। छोटी बहू, हर समय मेरी बेटी के बारे में बुरा कहना तुझे अच्छा लगता है क्या? मैं देख रही हूँ तू हर समय बड़ी बहू के कान भरती है। अगर बड़ी बहू मेरी बेटी को ज़्यादा लाड़ प्यार करती है तो इसमें तुझे क्यों जलन होती है? और वैसे भी मुझे बड़ी बहू पर पूरा भरोसा है, वो मेरी बेटी को कभी नहीं बिगाड़ेगी। आज आशा अपनी छोटी बहू को डांट कर चली जाती है। अपनी सास की डांट खाने के बाद काव्या को और गुस्सा आता है और वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर कोमल को बहुत हंसी आती है। अब समय यूं ही बीतता है और इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और देखते ही देखते कोमल के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है। पर उस समय नताशा अपने मायके में होती है और कोमल का रिश्ता भी तय हो जाता है और ये खबर नताशा को कोई नहीं देता। और जब नताशा ससुराल आती है तो उसे पता चलता है कि अगले महीने उसकी ननद की सगाई है। बहू, कोमल के लिए अच्छा वाला लहंगा लेना, वो अपनी सगाई में जो पहनेगी। तेरा जो भी दिल करे तो वो खरीद लेना। क्या अगले महीने नताशा की सगाई है और मुझे घर में किसी ने कुछ बताया भी नहीं? दीदी हम तो आपको कब का बता चुके होते, पर कोमल ने ही कहा कि वो अपने मुंह से आपको ये खुशखबरी देगी। वैसे कोमल ने आपको इतनी बड़ी बात नहीं बताई? हाँ, लुटाओ अपना प्यार अपनी ननद पर। मैं ना कहा करती थी कि ननद आखिर ननद ही होती है। काव्या एक बार फिर नताशा को भड़काने की कोशिश करती है और वहाँ से चली जाती है। पर शाम को कोमल अपनी नताशा भाभी के लिए उनकी फेवरेट ड्रेस लेकर आती है, जो आज से कुछ महीने पहले नताशा ने एक मॉल में देखी थी। अब कोमल वो प्यारी सी ड्रेस अपनी भाभी को देते हुए अपने रिश्ते की खुशखबरी भी सुनाती है। अच्छा हुआ नताशा भाभी जो आप जल्दी आ गई। आपको पता है मैं कितनी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही थी। ये देखो, मैं आपके लिए वही गाउन लेकर आई हूँ जो आपने उस दिन मॉल में पसंद किया था, और ये गाउन आप मेरी सगाई में पहनना। मेरा रिश्ता तय हो चुका है भाभी। मैंने सोचा था जब आप घर आओगी तो मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगी, पर अचानक से घर आकर आपने ही मुझे सरप्राइज़ कर दिया। कोमल का सरप्राइज देखकर नताशा के मन में उठ रहे सभी सवाल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और काव्या की चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है और वो चाह कर भी अपनी ननद और भाभी के प्यार को खत्म नहीं कर पाती। मिनी स्कर्ट और जींस में रेशमा और आलिया गले में वरमाला पहने संतोष और गौरव के साथ दरवाजे पर खड़ी हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये नज़ारा देखकर गोदावरी के हाथों की पूजा की थाली छूटकर जमीन पर गिर जाती है। नहीं, ये क्या है गौरव और संतोष? पड़ गए ना सोच में कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है? तो चलिए हम बताते हैं। एक गांव में गोदावरी अपने 2 जुड़वा बेटों, एक बेटी और पति एकलव्य के साथ रहती है। दोनों बेटों ने शहर में ही पढ़ाई की और अब नौकरी भी वहीं कर रहे हैं। उम्र शादी की हो चली थी, जिसके कारण आए दिन गोदावरी अपने बेटों के लिए लड़कियां देखती रहती। एक ढंग की लड़की नहीं है गांव में, परेशान हो गई हूँ मैं तो। कहाँ मेरा बेटा और कहाँ ये पंडित जी की दिखाई हुई लड़कियां। इतने भी कोई सुपुत्र पैदा नहीं किए भाग्यवान आपने जो इतना बन रही है। जो भाग्य में होगी आ जाएगी। तभी पड़ोसन नंदा दरवाजे पर आती है। तुम्हारी ही कमी थी नंदा, आओ। भगवान झूठ ना बुलवाए भाभी, पर आजकल बेटा शहर जो गया फिर शहर का होकर ही रहे क्या? वो अपने मिश्रा जी नहीं है क्या? बेचारे का एक ही बेटा, वो भी शहर में किसी गोरी के साथ रह क्या? मैं तो कहती हूँ समय रहते दोनों बेटों को बुला लो। तू तो मुझे मत ही बता, वैसे भी मैं दोनों को बुलाने ही वाली हूँ। होली भी आने वाली है,
जितनी जल्दी बुला लूँ अच्छा ही है। बड़े ऑफिस में छुट्टी कहाँ मिलती है, जल्दी बताना पड़ता है। तेरे जैसा नहीं, मुंह उठाया और चल दिया। एकलव्य काम पर चला जाता है और गोदावरी मंदिर। कुछ देर में गोदावरी मंदिर से लौटी कि क्या देखती है, दरवाजे पर एक लड़की मिनी स्कर्ट में और एक लड़की जींस में खड़ी है और उनके साथ गौरव और संतोष भी खड़े थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं, ये क्या है बेटा? तुम लोग और ये लड़कियां कौन है? तुम लोगों ने ये वरमाले क्यों पहने हैं? मैंने और संतोष ने रेशमा और आलिया से शादी कर ली है माँ। क्या भाभिया? लो माँ, तुम्हारी ये टेंशन भी खत्म। ले आए भैया भाभिया। टूट गए बेचारी गोदावरी के सपने। अब और करती भी तो क्या, कोई और चारा भी तो नहीं था, इसलिए कर लिया उसने अपनी दोनों मॉडर्न बहुओं का स्वागत। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। रेशमा और आलिया बस शहरी ही नहीं, बहुत शातिर भी थी। अपने ससुराल आने के दूसरे दिन, बहू जाओ अपनी पहली रसोई बनाओ, लोग आएंगे अभी तुम्हें देखने के लिए। ठीक है मॉम। जी मॉम। आलिया और रेशमा रसोई में जाती है, पर दोनों को कुछ भी बनाना नहीं आता। अब क्या करे रेशमा? अरे प्रिया कब काम आएगी, बुला लेते हैं उसे। रेशमा चुपके से प्रिया को रसोई में बुलाती है। मैं तो रसोई बना ही लेती प्रिया, पर मुझे ना बहुत उल्टी आ रही है। इतने ताज़े घी की स्मेल की आदत नहीं है ना, क्या करूँ मैं? और मेरे तो पैर में मोच है, पर क्या फ़र्क पड़ता है? भाभी आपकी ननद है ना, अब दोनों आराम कीजिए, मैं सब कर दूंगी। किसे पता भी नहीं चलेगा कि किसने क्या बनाया है। अब प्रिया सारा खाना बनाती है और मेहमानों के आने के बाद उन्हें खाना परोसकर वाह वाहियाँ लूटती हैं रेशमा और आलिया। शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न होकर भी इतनी गुणवान, वाह बहू मान गए। तुम भी इनसे कुछ सीखो प्रिया, कुछ दिन में तुम्हारी भी शादी होने वाली है। जी पिताजी। अब तो बहुएं आ गई हैं, मैं आराम से कुछ दिन अपनी बहन के यहाँ हो आती हूँ। तुम दोनों गौरव और संतोष अपने ससुर जी और प्रिया के खाने पीने का ख्याल तो रख लोगे ना? हाँ हाँ सासू माँ, झाड़ू पोछा कपड़ा सब आता है हमें। गोदावरी अपनी बहन के घर चली जाती है और आलिया और रेशमा सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर सो जाती हैं। सुबह अलार्म बजते ही दोनों झट से उठकर सीधा प्रिया के कमरे में पहुंच जाती है। प्रिया चलो घर की सफाई कर दो और पूजा भी कर देना। हाँ, माँ जी ने हमें तुम्हें सब सिखाने को कहा है। सारे काम तो हम ही कर लेते, पर शादी के पहले तुम सब सीख लो तो तुम्हें ही काम आएगा ना, इसलिए अब से नो कॉलेज। ठीक है भाभी, आप कहती हैं तो सही कहती होंगी। प्रिया दिन भर घर के सभी काम अकेले करती और एकलव्य और अपने पतियों के आते ही दोनों बहुएं झूठ मूठ का काम पर लग जाती और प्रिया को सोने भेज दिया करती। ये प्रिया एक भी काम नहीं करती, जब देखो आराम। ये नहीं कि भाभीयों की कुछ मदद कर दे। हाँ पिताजी, देख रहे हैं ना आप, जब से माँ गई है तब से बहुत कामचोर हो गई है ये। प्रिया ऐसे तो नहीं थी, पर ठीक है कोई बात नहीं। एक रिश्ता आया हुआ है प्रिया के लिए, सोचा था कुछ दिन रुक जाओ, पर कल ही उन्हें घर पर बुला लेता हूँ। प्रिया की शादी की बात सुनकर दोनों बहुएं की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अरे रेशमा, प्रिया की शादी हो गई तो क्या होगा? हमारा काम कौन करेगा? कल आएंगे लड़के वाले, ऐसा तैयार करूँगी प्रिया को कि वो लोग दरवाजे से ही इनकार कर उल्टे पैर भाग जाएंगे। अगले दिन प्रिया नहाने जाती है। तुम्हारे कपड़े बिस्तर पर रख दिए हैं मैंने प्रिया, इन्हें ही पहनकर बाहर आना, लड़के वालों की खास फरमाइश है। कुछ देर में लड़के वाले आ जाते हैं और बाहर हॉल में बैठे घर के सभी लोगों से बात कर रहे होते हैं कि तभी बहुत ही टाइट शॉर्ट ड्रेस पहने, हाथ में चाय की ट्रे लिए प्रिया वहाँ आती है। हेलो। इतने टाइट ड्रेस में प्रिया मुश्किल से एक कदम भी नहीं चल पाती और चाय की ट्रे सीधा लड़के वालों पर गिरा देती है। तुम पागल हो क्या? ऐसे बेढंगे कपड़े और मुझ पर ही चाय गिरा दिया। अगर रिश्ता नहीं करना था तो हमें यहाँ बुलाकर हमारा मजाक क्यों बनाया आपने एकलव्य जी?
लड़के वाले गुस्सा होकर रिश्ता तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। आलिया और रेशमा अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं। अब तो हद ही हो गई पापा, जब प्रिया ऐसे ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं है तो क्यों पहना था ऐसा ड्रेस। गुस्से में गौरव, संतोष और एकलव्य प्रिया को डांट लगाकर अंदर कमरे में चले जाते हैं। तभी गौरव और संतोष अपनी पत्नियों से कुछ बात करने जैसे ही रसोई के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ सुनाई देता है। देखा कैसा रहा मेरा प्लान, हमारी काम वाली बाई फिर बदनाम हो गई। इसकी शादी अगर हो जाती तो कौन करता सारे काम। दिमाग के तो तेज है ही हम, मजा आ गया। आलिया तुम, रेशमा तुम, ये सब तुम दोनों कर रही थी और हम प्रिया को गलत समझते रहे। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। मुझे ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना जो मेरा घर जोड़ने की जगह तोड़े। मैं भी। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। प्लीज हमसे गलती हो गई। घर में हो रहे शोर को सुनकर प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है और उसे सब पता चल जाता है। भैया इन्हें माफ़ कर दीजिए, मेरी किस्मत में ही शायद ये सब था। जिसके साथ तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया वो अब भी तुम लोगों का भला चाहती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है प्रिया, तुम अब भी हमारे बारे में सोच रही हो। बहुत भोली हो तुम, हमने तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाया। अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। आलिया और रेशमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों प्रिया को अपनी बहन की तरह मानने लग जाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लग जाता है। मीना को अपनी ननद सोनम का घर पर आना अच्छा नहीं लगता और सोनम अक्सर अपने मायके में ही रहती है। एक दिन सोनम फोन पर बात कर रही थी, तभी मीना वहां पहुंच गई। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे, मुझे देखते ही फोन क्यों काट दिया? आराम से बात कर लो। वैसे किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं, अपनी सहेली से बात कर रही थी। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है ना, तुम अपने ससुराल में कम रहती हो और मायके में आते ही फोन पर लग जाती हो, बस इसीलिए पूछ रही थी मैं। भाभी, मेरे फ़ोन का हिसाब रखने से अच्छा होगा कि आप अपने फ़ोन का हिसाब रखिए। आप भी तो दिन रात फ़ोन पर लगी रहती हो, कई बार तो भैया ने भी आपको डांट लगाई है। ऐसे ही ननद भाभी में नोक झोंक शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद मीना तैयार होकर घर से बाहर जाती है तो सोनम उसे टोकते हुए कहती है, क्यों भाभी, इतनी बन ठन कर कहाँ जा रही हो? अब मुझे बैंक का कुछ काम है। लेकिन आज तो बैंक बंद है। बैंक ही तो बंद है ना, एटीएम तो खुले होंगे ना। तुम ना मेरी जासूसी मत करो, कुछ काम भी कर लिया करो। खाना बना लेना मेरे आने से पहले। ये बोलकर मीना चली जाती है। जब वो वापस घर आती है तो सोनम तैयार होकर बैठी होती है। तुम क्यों तैयार होकर बैठी हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। अब सोनम घर से चली जाती है। शाम को दोनों किचन में खाना बना रही होती है तो सोनम मीना से पूछती है, भाभी आप सच बताओ, आप बैंक का बहाना बनाकर कहाँ गई थी? मुझे ना बहुत दिनों से आपके ऊपर शक हो रहा है। कैसा शक? यही कि आप मेरे भाई को धोखा दे रही हो। ये सब बकवास छोड़ो, पहले तुम बताओ, तुम अपनी सहेली का बहाना बनाकर कहाँ गई थी? मुझे कहीं जाने के लिए बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। बात को मत टालो, मुझे पता है कि तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हो। अब चुपचाप उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दो मुझे। पहले आप उस लड़के के बारे में बताओ जिससे आप मिलती हो। भाभी और ननद को एक दूसरे के अफेयर के बारे में शक तो था, लेकिन आज दोनों ने एक दूसरे के सामने उसे कबूल भी कर लिया। अब दोनों दुश्मनों की तरह लड़ने वाली ननद भाभी एक दूसरे की पक्की दोस्त और हमराज बन गई। भाभी, क्या आप अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? कोई अच्छी सी साड़ी पहनकर जाओ ना। हाँ, मैं वही सोच रही हूँ कि क्या पहनूं। सुनो, अगर घर में कोई मेरे बारे में पूछे ना तो तुम संभाल लेना। हाँ प्लीज़, कोई भी बहाना बना देना। ठीक है, लेकिन आप ना जल्दी आना, मुझे भी तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। इस तरह सोनम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती तो मीना उसकी मदद करती, और मीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती तो सोनम उसकी मदद करती। एक दिन सोनम अपनी भाभी से कहती है,
भाभी मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, क्या आपके पास होंगी? 50 तो नहीं, लेकिन 25,000 मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? भाभी वो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, उसे ज़रूरत है, वो मांग रहा है। आप दे दीजिए ना 25,000, मैं बाकी के 25,000 का इंतज़ाम खुद कर लूँगी। मीना उसे पैसे दे देती है। फिर 2-3 दिन बाद मीना भी सोनम से यही कहती है, सोनम मैंने जो तुम्हें 25,000 रुपये दिए ना, वो प्लीज़ मुझे वापस चाहिए। भाभी इतनी जल्दी से रुपए कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन आपको इतने रुपयों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वो क्या है ना, मेरे बॉयफ्रेंड को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस पर कुछ रुपए कम पड़ रहे हैं। तुम्हारे पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, अब क्या करें? भाभी मेरे पास रुपए तो नहीं है, लेकिन ये सोने के झुमके हैं, चलो हम इसे बेच देते हैं। सोनम ने सोने के झुमके बेचकर मीना की मदद की। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनम खुश होकर गाना गा रही थी। मैंने इस दिल पर लिख दिया तेरा नाम, चांदनी तुम मेरी चांदनी, चांदनी ओ मेरी चांदनी। अरे सोनम, बहुत खुश लग रही हो, क्या हुआ? पता है भाभी, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बहुत तारीफ करता है, कहता है मैं बहुत सुंदर हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड झूठ अच्छे से बोल लेता है वैसे। भाभी अब मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही थी। और क्या कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वो ना मुझे चांदनी फिल्म की श्रीदेवी कहकर बुलाता है। क्या? मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे चांदनी फिल्म की श्रीदेवी कहता है? सोनम की बात सुनकर मीना को और मीना की बात सुनकर सोनम को बहुत अजीब लगा और उन दोनों के दिल में एक शक ने जन्म लिया। और उस शक को दूर करने के लिए मीना सोनम से पूछती है, एक बात बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और तुम्हें मेरे बारे में, लेकिन तुमने अभी तक मुझे उसका नाम नहीं बताया। उसका नाम अजय है भाभी, आपकी वाली का नाम क्या है? क्या? अजय है? मेरे वाले का नाम भी अजय है। क्या? वो आपको मिलने के लिए कहाँ बुलाता है? कस्तूरबा पार्क। और तुम्हें? मुझे भी वो कस्तूरबा पार्क ही बुलाता है। सोनम, जो मैं सोच रही हूँ कहीं तुम भी वही नहीं सोच रही ना? आप तो बस सोच रही हो, मुझे तो पूरा यकीन है। भाभी अभी अजय को फ़ोन करो और आज ही मिलने के लिए बोलो। मीना अजय को फ़ोन लगाती है। हेलो अजय, कैसे हो? मुझे ना तुमसे आज मिलना है, क्या तुम शाम को 4 बजे कस्तूरबा पार्क में आ सकते हो? अजय मिलने के लिए हाँ बोल देता है। तभी मीना सोनम से कहती है, वो आएगा कस्तूरबा पार्क, अब तुम अपने वाले अजय को फ़ोन करके ठीक 4 बजे बुलाना। अगर ये दोनों एक हुए तो वो आने से मना कर देगा। सोनम ने ऐसा ही किया। हेलो अजय, आज ना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम 4 बजे कस्तूरबा पार्क में आ जाना। सोनम ने उससे बात करके फ़ोन काटते हुए मीना से कहा, भाभी उसने 6 बजे मिलने के लिए कहा है। इसका मतलब तुम्हारा अजय और मेरा अजय दोनों एक ही है। आज इसको मज़ा चखा कर ही रहेंगे। मीना 4 बजे सोनम के साथ जाती है और सोनम को पार्क में किसी पेड़ के पीछे खड़ा कर देती है। फिर वो अजय से बातों बातों में कहती है, अजय, तुम किसी सोनम नाम की लड़की को जानते हो क्या, जो गांधीनगर में रहती है? नहीं तो, मैं तो किसी को नहीं जानता, मैं तो बस तुम्हें जानता हूँ। अच्छा, वैसे सोनम तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। मीना की बात सुनकर अजय घबरा गया। तभी मीना ने कहा, घबराओ नहीं अजय, क्या पता तुम्हें नाम से पता ना चल रहा हो, मैं ना तुम्हें मिलवा ही देती हूँ। सोनम, सोनम जरा आना तो। मीना की आवाज़ सुनकर सोनम अजय के सामने आकर कहती है, क्यों अजय जी, कैसे हो आप? सोनम तुम। चलो पहचान तो लिया तुमने मुझे। नालायक हो तुम, इतने दिनों से हम दोनों को बेवकूफ़ बनाते रहे। तुमने हम दोनों से जितने भी पैसे लिए हैं वो हमें वापस कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। हम दोनों चांदनी फिल्म की श्रीदेवी है ना, आज तेरा दिमाग ठिकाने लगा कर रहेंगे। अभी तुझे मिस्टर इंडिया फिल्म का मुगैम्बो बनाती हूं मैं। दोनों ने अजय को बहुत सुनाया,
अजय ने दोनों से वादा किया कि उनके पैसे वापस कर देगा। वो दोनों घर जाते आपस में बात करने लगती है। भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने अपने पतियों को धोखा दिया तो हमें भी धोखा मिला। तुम ठीक कह रही हो सोनम, अब आगे से हम ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। तभी मीना के सामने से दो लड़के गुजरते हैं। सोनम, वो देखो तो, लाल शर्ट वाला लड़का कितना हैंडसम है ना। भाभी, वो नीली शर्ट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों लड़के भी उनकी तरफ देखकर स्माइल करने लगे और उसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं।